हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन और आज हम डिस्कस करेंगे मैटर वेव। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मैटर वेव के बारे में सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था, ठीक है। ये नाम आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा। डी ब्रोगली के बारे में खास बात और ख़तरनाक बात ये है कि ये वैसे तो आर्ट फील्ड से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने साइंस फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीता है, ठीक है। साइंस फील्ड में क्या जीता है? नोबेल पुरस्कार जीता है, ठीक है। एक्चुअली में बेटा ये क्रिएटिव थिंकर थे और सोच पर किसी का भी एक अधिकार नहीं होता है, ठीक है। और उसी सोच की वजह से इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और उसी सोच को आज हम पढ़ने वाले हैं और वो सोच क्या थी? मैटर वेव थी, ठीक है। चलिए देखो, स्टार्ट करता हूँ लाइट के साथ। आपने देखा कि लाइट के पास दो नेचर हैं, पार्टिकल नेचर और कौन सा नेचर है? वेव नेचर है, ठीक है। अच्छा, अब आप और मैं मैटर है, ठीक है। हमारे अंदर एक मास है और हम अगर मूव करें तो आप सोच सकते हो कि आपकी पोजीशन अगली ये होगी, फिर मूव करो तो अगली पोजीशन ये होगी। तो जो मैटर होता है, जैसे आप और मैं, वो कैसे बिहेव करता है? पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है। समझ आई बात आपको? पार्टिकल नेचर होता है मैटर के पास। अभी देखो मैं हूँ तो अब नई लोकेशन मेरी ये है, तो आप सोच सकते हो कि एक मास का पैकेट आगे की तरफ बढ़ रहा है। समझ आई बात आपको? तो जो मैटर होता है वो हमेशा कैसे बिहेव करता है? पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला देखो लाइट के पास दो नेचर है, तो मैटर के पास भी दो नेचर होंगे। ये बोलते हैं मैटर के पास भी क्या होंगे? दो नेचर होंगे, एक पार्टिकल नेचर और क्या होगा? एक वेव नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि नेचर को सिमिट्री पसंद है। नेचर्स लव सिमिट्री, नेचर्स, ठीक है, नेचर लव सिमिट्री। देखिए आपने देखा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसका उल्टा भी सत्य है कि डेल्टा बी की वजह से, चेंज इन बी की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? आई प्रोड्यूस होता है। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि करली बी की वजह से करली ई प्रोड्यूस होता है और करली ई की वजह से करली बी प्रोड्यूस होता है, चैप्टर नंबर 5 में। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आप लोगों को बात यार? ठीक है। तो अगर लाइट के पास दो नेचर हैं तो मैटर के पास भी दो नेचर होंगे, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। इसका मतलब ये है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, अगर ये मैं हूँ और मैं ऐसे चल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में कहीं जा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे साथ एक वेव भी क्या है? एसोसिएटेड है। क्लियर है बात आप? और उस वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है? h/m इंटू v। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी विद विच इट इज़ मूविंग। क्लियर है? तो आप कहेंगे कि सर आपके साथ तो हमें ऐसे कुछ वेव नज़र नहीं आ रही, आप चल रहे हो तो। एक्चुअली में वेव है, परंतु वो वेव इतनी कम है कि आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आ रही। क्लियर है बात? दिखाऊंगा मैं एक एग्जांपल से आपको। चलिए, अगर ये वेवलेंथ एसोसिएटेड है हम सबके साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, तो इसको ड्राइव करना भी बनता है। चलिए ड्राइव करते हैं। तो अल्टीमेटली मैटर वेव क्या है जो डी ब्रोगली भाई साहब ने बताई? इट इज़ द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता था? पार्टिकल माना जाता था। इलेक्ट्रॉन क्या करता था? न्यूक्लियस में घूमता था यार, है ना। इसको इस तरीके से आपने माना कि रोटेट रिवॉल्व करता है, लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये कुछ इस तरीके से क्या करता है? रिवॉल्व। हेजन्सबर्ग प्रिंसिपल वगैरह कुछ आपने पढ़े होंगे, है ना। मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास भी एक वेव नेचर होता है। तो अल्टीमेटली हर पर्टिकुलर मैटर के पास, हर एक पार्टिकल के पास भी दो नेचर हैं, एक तो पार्टिकल नेचर ही और एक कौन सा नेचर? वेव नेचर, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। अभी आपने देखा था कि फोटोन क्या है? एक पार्टिकल है, हाँ के ना। तो मैं फोटोन के साथ काम स्टार्ट कर रहा हूँ। फोटोन अल्टीमेटली एक मैटर है या पार्टिकल है? समझ आई बात आपको? फोटोन के साथ लेकर चलूँगा और फोटोन के लिए प्रूफ करूँगा पहले, और फिर इसको जनरलाइज कर दूँगा। समझ आ रही है बात आपको? तो आपने देखा था कि फोटोन के लिए, फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? E = h/nu, है ना, एक फोटोन के पास। और अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टीन इक्वेशन E इज आल्सो इक्वल टू mc², ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2।
तो दोनों तरफ ई है तो बराबर रख दीजिए एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ से m निकल जाएगा आपके पास एच न्यू बाई सी स्क्वेयर। अगर आप फोटोन का मोमेंटम देखें, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो मोमेंटम तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और फोटोन किससे चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है नहीं बात आपको, फोटोन किससे चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो अल्टीमेटली मास ऑफ फोटोन ये रहा, सी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एच न्यू बाई सी स्क्वेयर इंटू सी से सी कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा एच न्यू बाई सी। ओके, सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू व्हाट बेटा जी, आपको पता है लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो सी बाय न्यू इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा, और मैं कहूँ म्यू बाय सी इज इक्वल टू 1 लैम्डा। देख लीजिए आप, क्लियर है। तो म्यू बाय सी को मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 1 बाय लैम्डा, तो h बाय लैम्डा। तो p किसके बराबर आ गया बेटा, h बाय लैम्डा के, और लैम्डा को ऊपर लेके जाऊँ तो h बाय p है ना। और अगर मैं इसको फोटोन के लिए देखूँ तो p क्या है, m इंटू सी है। अगर कोई जनरल पार्टिकल वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो लैम्डा क्या आ जाएगी, h बाय एम वी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार। ठीक है, नोटिस करो कि जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी लैम्डा आपको कम नजर आएगी। ठीक है, लैम्डा इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितने ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसकी लैम्डा भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको। लैम्डा इज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, जो भी मैटर है उसके ऊपर क्या चार्ज है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन दी मैटर। ठीक है बेटा, आगे सुनो मेरी बात। अगर ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो जो ये वेवलेंथ आई है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो चार्ज से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या जो मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की है। ठीक है, तो आप कहेंगे नो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखें कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना लैम्डा क्या होगा, कम होगा, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही कम क्या होगा, लैम्डा होगा। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, साफ साफ पता चलेगा कि हाँ एक मैटर के साथ, एक पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, चलिए आप ही के बुक का एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो जरा ध्यान से। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है पहले केस में इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, और दूसरे निकालनी है एक बॉल के लिए। ठीक है, क्रिकेट बॉल के लिए, जिसकी मास आपको दे रखा है 150 ग्राम और वेलोसिटी दे रखी है आपको 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, h की वैल्यू आप ले सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है नहीं बात आपको कीजिए। ठीक है बेटा, तो अब आपको पता है आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो h बाय एम इंटू वी। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कम है बेटा, बहुत कम है, वेलोसिटी है अच्छी खासी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। ये -31 और ये 6, तो -25 फिर भी बचेगा अगर इन दोनों की गुना कर लेता हूँ तो। ठीक है, और जब इसको सोल्व करता हूँ एच की वैल्यू पुट करके तो ये आती है 0.135 नैनोमीटर। ठीक है, देखो इसको बचा कौन गया, मास बचा गया। मास कम होने की वजह से लैम्डा थोड़ी सी अधिक होगी, परंतु वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी लैम्डा कम भी होगी, और इन दोनों के बीच में एवरेज आएगी कहीं। समझ आई बात। तो इतनी आपके पास क्या आ गई है, इसकी वेवलेंथ आ गई है। अब अगर क्रिकेट बॉल की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट बॉल की लैम्डा निकालूं तो h बाय एम वी, मास कितना है 150 ग्राम, 150/1000, और वेलोसिटी कितनी है बेटा 30 है। क्लियर है बात आपको। और जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। देखो कितना कम है, 10⁻34 मीटर, ना के बराबर। देखो आप क्रिकेट बॉल को फेंकते हो तो आपको लगता है कि ये क्रिकेट बॉल है, ये ऐसे टप्पा खाई इधर और ये ऐसे मूव करी, ये बैट्समैन के पास आई, तो आपको लगता है कि ये पार्टिकल नेचर को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। लेकिन ये एक्चुअली में कैसे जा रही है, देखो ये बॉल ऐसे गई ना, एक्चुअली में ये ऐसे जा रही है।
परंतु उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि आपको वो नज़र नहीं आ रही। समझ आई बात आपको? ठीक है, तो ये है आपका क्या मैटर वेव, जिसको किसने दिया था? आपका डी ब्रोगली भाई साहब ने। और उन्होंने कहा था कि नेचर को सिमेट्री पसंद है, तो अगर एक लाइट के पास दो नेचर हैं तो मैटर के पास भी दो नेचर होंगे। पार्टिकल नेचर तो सबको ज्ञात है, कहानी किसकी थी? वेव नेचर की। ठीक है कि नहीं बात आपको? वेवलेंथ से ही आएगा आगे ना। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, जो ये लैम्डा निकली हमारे पास H इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू H बाय mv, इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखता हूँ मैं। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विद टेम्परेचर, रिलेशन ऑफ लैम्डा विद टेम्परेचर T। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास 11th को याद करो, चैप्टर नंबर 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। किसी भी पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT, है ना। K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, और आपको थोड़ा सा और याद करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4, और आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये क्या होता है? मोमेंटम होता है ना। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर मैं हाफ से डिवाइड करूँ तो इधर भी हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं m से डिवाइड करूँ तो इधर भी m से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको खोलो तो ये क्या हो जाएगा? दोनों पे स्क्वायर, m से m मर गया तो हाफ mv स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? p²/2m का। ठीक है कि नहीं बात आपको? कर लोगे याद, है ना। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? p²/2m की। तो p को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर दी रूट। ठीक है, और किसी भी पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर कितनी होती है? 3/2 kT। तो पुट करो इसको, 2 × m, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये p कितना आ गया बेटा जी? 3m kT। पुट कर दो इसकी जगह पर। देखो ये क्या है? अल्टीमेटली h/p ही तो है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√3m kT। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी डी ब्रोगली वेवलेंथ और मैटर वेव विद दी टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, क्लियर है? जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। समझ आई बात आपको? अभी मैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना चाहता हूँ? ये वेवलेंथ निकालना चाहता हूँ। अभी तक तो ये जनरल है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, अब फॉर स्पेशली इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली आप क्या निकालना चाहते हो? लैम्डा, कि इलेक्ट्रॉन की लैम्डा कितनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि मोमेंटम क्या होता है? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। हाँ के ना, देखा था कि नहीं देखा था पीछे? और इलेक्ट्रॉन के लिए आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पुट कर दीजिए, P विल बी इक्वल टू 2m E इंटू V0। समझ आ रही बात आपको? अब यहाँ पुट कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m E V0। ठीक है, देखो h की वैल्यू आपको पता होती है। m किसका लोगे भाई? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास लोगे, और E विल बी द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो h, m और E की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। ठीक है, और 2 की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा आपका निकल कर आएगा कितना? 12.27 डिवाइडेड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं बात आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? और जो ये निकल कर आएगा एंगस्टन में निकल कर आएगा। आपको पता है कि 1 एंगस्टन कितने बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। समझ आई बात आपको? सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर में बनता है आपके एग्जाम के लिए कि इतने पोटेंशियल पर बताइए कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी। 100 देगा इसको मान लो, तो आपका कितना आ जाएगा? 1.227 एंगस्टन। समझ आई बात आपको? तो बेटा ये चैप्टर और कुछ है नहीं, सिंपल थ्योरी बेसिस है, 3 नंबर का चैप्टर है। मोस्टली आपसे ग्राफ पूछता है या फिर लॉज पूछता है, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका क्या है? आपका आइंस्टीन इक्वेशन, और लास्ट है ये मैटर वेव। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, इसको कंप्लीट कीजिए। और मंडे को मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ यूनिट 5th का और यूनिट 7th का। ठीक है,
सिलेबस के हिसाब से इसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ा है, वो है थ्योरी का टॉपिक, आप पढ़ सकते हैं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वगैरह है, ठीक है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट मैं आपको देख कर बता देता हूँ और कौन सा पॉइंट है। हर्ट्ज एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, 2 पैराग्राफ है बुक में, आप इजीली पढ़ सकते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए आप, ठीक है। और मंडे को आप टेस्ट लेते हैं, मिलते हैं फिर ट्यूसडे को, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।